नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग लगभग 25 बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी, आरपीएससी फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रेड एग्जाम तथा बीपीएससी 3.0 एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है तथा यहाँ से प्रश्न एग्जाम में मिलने की संभावना है तथा रिवीजन की दृष्टि से भी यह प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्लास में क्या क्या क्वेश्चन है। 1 नंबर प्रश्न है, मुद्रा वह धुरी है जिस पर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है, यह किसने कहा? कीन्स, पिगू, रॉबिन्सन, इनमें से कोई नहीं। तो यह बात मार्शल ने कही थी, तो इसलिए इसमें आंसर जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं सही है, डी सही हो जाएगा। 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी है। बाकी अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की परिभाषा के संदर्भ में अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। किस अर्थशास्त्री ने मुद्रा को किस रूप में देखा है, इसको जान लेते हैं। रॉबर्टसन ने मुद्रा की परिभाषा देते हुए बताया कि मुद्रा वह वस्तु है जो वस्तुओं के लिए भुगतान या अन्य प्रकार के व्यापारिक दायित्वों के निष्पादन में निसंकोच स्वीकार की जाती है। अर्थात कह सकते हैं कि मुद्रा वह वस्तु है जो आपसी लेन देन में निसंकोच रूप से स्वीकार की जाती है, यह कहना है रॉबिन्सन का। इसके अलावा सेलिगमैन कहते हैं मुद्रा वह वस्तु है जिसमें सर्वग्राह्यता हो। यह पूछा जाता है कि मुद्रा वह वस्तु है जिसमें सर्वग्राह्यता है, यह कथन किसका है? तो सेलिगमैन का है। इसके अलावा हैंसन बताते हैं कि मुद्रा वही हो सकती है जो सर्व स्वीकृति हो। सेलिगमैन सर्वग्राह्यता बताते हैं और हैंसन सर्व स्वीकार्यता बताते हैं तथा नैप बताते हैं, या कह सकते हैं कि नैप मानते हैं कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है मुद्रा कहलाती है। प्रोफेसर वाकर का कथन भी पूछा जाता है। वाकर मुद्रा के संदर्भ में अपनी क्या विचार देते हैं? तो वाकर कहते हैं मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, वाकर कहते हैं। तो इस प्रकार से 1 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है वह मार्शल होगा, और मार्शल दिया नहीं है ऑप्शन में, तो इससे इनमें से कोई नहीं सही उत्तर है। अगला 2 नंबर प्रश्न है, निम्न में पीगू का समीकरण है। तो पीगू ने P बराबर KR/M समीकरण दिया था, जिसमें C + H 1 - C ऐड करने पर यह डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें P मुद्रा की क्रय शक्ति कहलाती है, R कुल वास्तविक आय कहलाती है तथा K वैध मुद्रा को दर्शाता है तथा M वैध मुद्रा की वास्तविक इकाई की संख्या को बताता है। इसके अलावा फिशर ने मुद्रा के संदर्भ में एक समीकरण दिया, MV = PT। यह पूछा जाता है समीकरण किस अर्थशास्त्री ने दिया? तो यह फिशर का समीकरण है, जिसमें MV मुद्रा की पूर्ति है तथा PT मुद्रा की मांग को बताता है। फिशर जो है मुद्रा की पूर्ति के संबंध में अपना विचार प्रस्तुत करते हैं। मुद्रा की पूर्ति के संबंध में फिशर विचार प्रस्तुत करते हैं, जो समीकरण MV = PT प्रस्तुत करते हैं, जिसमें M क्या होता है? मुद्रा की मात्रा कहलाता है, V मुद्रा की चलन गति, P कीमत स्तर को प्रदर्शित करता है और T कुल वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा को बताता है। तो यह फिशर का समीकरण है, यह एग्जाम में पूछा जाता है। मार्शल बताते हैं मुद्रा पूर्ति का सूत्र देते हैं, जिसमें M = KPY के संदर्भ में इसको व्यक्त करते हैं। मार्शल मुद्रा की मांग एवं पूर्ति दोनों पर समान रूप से बल देते हैं, जबकि फिशर सिर्फ मुद्रा की पूर्ति पर बल देते हैं। M = KPY होता है, जिसमें कह सकते हैं P = MKY। M मुद्रा की पूर्ति, जिसमें कह सकते हैं M क्या है? मुद्रा की पूर्ति है, P कीमत स्तर, Y समाज की वास्तविक आय को बताता है और K लोगों की नगद शेष मांग को बताता है। तो इस प्रकार से यह मार्शल द्वारा दिया गया सूत्र था। अगला प्रश्न है 3 नंबर, कार्यात्मक वित्त का सिद्धांत किस अर्थशास्त्री के नाम से जुड़ा है? AP लर्नर, KJ एरो, JS मिल, कीन्स। तो कार्यात्मक वित्त का सिद्धांत जो है AP लर्नर द्वारा दिया गया था, तो 3 का सही आंसर A है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन, किसने सार्वजनिक व्यय को 2 भागों
या दो पदों में विभाजित किया? डाल्टन ने, मिल ने, पिगू ने, रॉबर्टसन ने। तो पिगू ने सार्वजनिक व्यय को दो भागों में विभाजित किया था। पिगू सी ऑप्शन में दिया गया है, तो सी सही है 4 का। अगला 5 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसके साथ अधिक क्षमता का सिद्धांत संबंधित नहीं है? पूर्ण प्रतियोगिता, अल्पाधिकार, अपूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार। तो पूर्ण प्रतियोगिता के साथ अधिक क्षमता का सिद्धांत संबंधित नहीं है। पूर्ण प्रतियोगिता ए ऑप्शन में दिया गया है, ए सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ए है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में एक फर्म की साम्य की स्थिति क्या है? तो पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में एक फर्म की जो साम्य की स्थिति है वह होती है MR बराबर AR, या AR को P भी कहते हैं। MR बराबर AR, जहां पर और बराबर AC, जहां पर MR, AR और AC तीनों बराबर होते हैं वहां पूर्ण प्रतियोगिता संतुलन की स्थिति में होती है। या कह सकते हैं जहां पर MR बराबर MC होता है वहां पर पूर्ण प्रतियोगिता संतुलन में होती है। इसके अलावा एकाधिकार में भी और एकाधिकारिक प्रतियोगिता में भी संतुलन की स्थिति को कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में। तो एकाधिकार में अगर संतुलन की बात की जाए तो P, या कह सकते हैं P को AR भी कहते हैं, तो P या AR जब MC से ज़्यादा होता है तब एकाधिकार में संतुलन होता है। या कह सकते हैं AR ज़्यादा होता है AC से, ऐसी स्थिति में एकाधिकार में संतुलन होता है। या MR MC के बराबर होता है तब एकाधिकार में संतुलन होता है, एकाधिकार फर्म में संतुलन होता है। इसके अलावा एकाधिकारिक प्रतियोगिता में संतुलन कब होता है? जब P AR बराबर AC के होता है। या कह सकते हैं MR बराबर MC होता है, या AR जब ज़्यादा होता है MC से तब एकाधिकारिक प्रतियोगिता में संतुलन होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो संतुलन की बात निकल के आई है वह AC बराबर AR बराबर MR होता है। तो बी ऑप्शन में दिया गया है, 5 का सही आंसर बी है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन, व्यापार चक्र एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है, किसने कहा? तो यह कथन हार्ट्रे का है। हार्ट्रे कहते हैं व्यापार चक्र एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है, ए सही है 7 का। अगला 8 नंबर क्वेश्चन, सामान्य कीमत स्तर का संबंध या सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन विषय सामग्री है किसका? किस अर्थशास्त्र का? व्यष्टि या समष्टि अर्थशास्त्र का? व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र की दो शाखाएं हैं। या कह सकते हैं जिन शब्दों का प्रयोग सबसे पहले रेगनर फ्रिश द्वारा किया गया था। रेगनर फ्रिश ने सर्वप्रथम माइक्रो और मैक्रो शब्द का प्रयोग किया था। इसमें माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, छोटा या सूक्ष्म अर्थशास्त्र, और माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है बृहद अर्थशास्त्र। सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है, या इसको कह सकते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तियों के छोटे समूहों की आर्थिक क्रियाओं का जब अध्ययन किया जाता है तो उसे कहते हैं कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन किया गया जा रहा है। इसमें विशेष रूप से फर्मों, परिवारों की व्यक्तिगत कीमतों, मजदूरी, आय, व्यक्तिगत उद्योग और विशेष वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म, माइक्रो या व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाओं में वस्तु की कीमत सिद्धांत, साधन कीमत सिद्धांत, आर्थिक कल्याण के सिद्धांत को लिया जाता है। वस्तु की कीमत सिद्धांत में मांग एवं लागत का सिद्धांत, साधन कीमत सिद्धांत में लगान एवं मजदूरी का सिद्धांत, और आर्थिक कल्याण के सिद्धांत में सामाजिक कल्याण से संबंधित विचारधाराओं को लिया जाता है। अब इसी प्रकार से माइक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में या बृहद अर्थशास्त्र के बारे में जान लेते हैं। तो माइक्रो शब्द का प्रयोग भी सर्वप्रथम रेगनर फ्रिश द्वारा किया गया था, और माइक्रो अर्थशास्त्र का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन जब किया जाता है, जिसमें समग्र मांग, समग्र पूर्ति, समग्र रोजगार, समग्र निवेश, समग्र आय का अध्ययन किया जाता है। अगर समष्टि अर्थशास्त्र की शाखाओं की बात की जाए तो इसमें आय एवं रोजगार का सिद्धांत, सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत,
या कह सकते हैं मुद्रास्फीति के बारे में, आर्थिक विकास का सिद्धांत, वितरण का बृहद विश्लेषण सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से माइक्रो और मैक्रो अर्थशास्त्र की एक अलग अलग शाखाएं हैं, जिसमें सामान्य कीमत स्तर का संबंध जो है समष्टि अर्थशास्त्र से होता है। तो इस प्रकार से 8 का सही आंसर बी है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर्थिक एजेंडों में शामिल हैं। तो आर्थिक एजेंटों में सरकार, उपभोक्ता, उत्पादक सभी शामिल है, उपरोक्त सभी शामिल है। सामूहिकता शामिल है। तो सामूहिकता व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों अर्थशास्त्र में अध्ययन की जाती है, इसलिए 10 का सही आंसर डी है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन, एक पीड़ित को दी गई वित्तीय सहायता है। तो एक पीड़ित को दी गई वित्तीय सहायता जो है हस्तांतरण भुगतान है, और हस्तांतरण भुगतान को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। 11 का सही आंसर सी है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय बराबर है। तो राष्ट्रीय आय किसके बराबर है, जीएनपी एफसी प्लस मूल्यह्रास, जीएनपी एफसी माइनस मूल्यह्रास, एनएनपी एमपी माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ए बी सी और डी ऑप्शन में दिया गया है बी तथा सी दोनों। तो राष्ट्रीय आय का संबंध जो होता है उसको कह सकते हैं जीएनपी एफसी माइनस मूल्यह्रास। तो बी ऑप्शन सही है, और एनएनपी एमपी माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर के बराबर होता है राष्ट्रीय आय। तो बी और सी 12 का सही आंसर बी और सी सही है। अगला, भारत में मुद्रा पूर्ति को मापने के 4 विकल्प M1, M2, M3 और M4 है। इनमें से M1 है। तो M1 में जनता के पास करेंसी प्लस मांग जमाएं प्लस रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाओं को शामिल किया जाता है। बी सही है 13 का। मुद्रा पूर्ति के संबंध में M1 में क्या शामिल किया गया है बताए हैं, सी प्लस DD प्लस OD। सी का मतलब हुआ जनता के पास करेंसी, DD का मतलब हुआ मांग जमाएं, और OD का मतलब हुआ रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं M1 में शामिल किया जाता है। अब M2 में क्या शामिल किया जाता है, M2 में M1 प्लस पोस्ट ऑफिस की बचत जमाओं को शामिल किया जाता है। M3 में क्या शामिल किया जाता है, M1 प्लस व्यापारिक बैंक की समय जमाओं को शामिल किया जाता है। और M4 में M3 प्लस सभी वित्तीय संस्थाओं की जमाएं, जिसमें बैंकिंग गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं की जमाओं को शामिल किया जाता है। जिसमें से M1, M2, M3 और M4 में M1 को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है और M3 को व्यापक मुद्रा कहा जाता है। M3 के बारे में पूछा जाता है, तो M3 में M1 प्लस व्यापारिक बैंकों की समय जमाओं को शामिल किया जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछता है मौद्रिक गहनता क्या है, तो मौद्रिक गहनता M3/GDP गुणे 100 के द्वारा बताया जाता है, और मौद्रीकरण M1/GDP गुणे 100 के द्वारा दिखाया जाता है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर 13 का बी सही है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, भारत में सिक्के जारी किए जाते हैं। तो भारत में सिक्के जो है वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं, और नोट जारी करने का अधिकार RBI के पास है। सिक्के और 1 रुपये का नोट जो है वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। तो इस प्रकार से 14 का सही आंसर सी है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक बेरोजगारी उत्पन्न होती है उत्पादन के कारणों के अभाव के कारण, तकनीक में परिवर्तन होने पर, समायोजित करने में लगने वाले समय के कारण, एक नौकरी से दूसरी नौकरी में हस्तांतरित होने में लगने वाले समय के कारण। तो प्राकृतिक बेरोजगारी जो उत्पन्न होने का कारण है तकनीक में परिवर्तन होने पर, समायोजन करने में लगने के समय के कारण, और एक नौकरी से दूसरी नौकरी में हस्तांतरित होने में लगने वाले समय के कारण जो व्यक्ति बेरोजगार होता है उसे प्राकृतिक बेरोजगारी कहते हैं। 15 का सही आंसर डी है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन, वास्तविक अर्थशास्त्र में वे कथन शामिल होते हैं जिनकी सत्यता की जांच की जा सकती है, सत्यता की जांच नहीं की जा सकती है। तो वास्तविक अर्थशास्त्र में वे कथन शामिल होते हैं जिनकी सत्यता की जांच नहीं की जा सकती है। 16 का सही आंसर बी है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन, संसाधनों की दुर्लभता पाई जाती है। तो संसाधनों की दुर्लभता जो है वह व्यष्टि और समष्टि स्तर दोनों स्तरों पर पाई जाती है। तो सही आंसर व्यष्टि और समष्टि ए
तथा बी दोनों हैं, तो बेस्ट के साथ साथ समष्टि स्तर पर भी पाई जाती है। सी ऑप्शन सही है। अगला 18 नंबर क्वेश्चन, रेखा चित्र के आधार पर बताइए कि ई बिंदु क्या दर्शाता है। तो इस रेखा चित्र में एमसी मार्जिनल कास्ट और एवरेज कास्ट के बीच संबंध को बताया गया है, जिसमें 3 स्थितियां उत्पन्न होती हैं। जब प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थिति। प्रथम स्थिति में क्या होता है, प्रथम स्थिति में एसी एवरेज कास्ट ज़्यादा होती है मार्जिनल कास्ट से, तो प्रथम स्थिति ये हो जाएगी एवरेज कास्ट ज़्यादा है मार्जिनल कास्ट से, तो ए सही है। दूसरी स्थिति में क्या होता है, एसी बराबर होता है एमसी, या कह सकते हैं एवरेज कास्ट इक्वल मार्जिनल कास्ट, तो एवरेज कास्ट इक्वल मार्जिनल कास्ट का मतलब हुआ एसी स्थिर हो जाएगी। एसी स्थिर है, एसी स्थिर है। तीसरे में क्या दिखाया गया है, तीसरी स्थिति में दिखाया गया है एमसी मार्जिनल कास्ट ज़्यादा है एवरेज कास्ट से, मार्जिनल कास्ट ज़्यादा है एवरेज कास्ट से। तो यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा बी तथा सी सही है। ई बिंदु दर्शाता है, तो ई बिंदु के बाद जो दर्शाया गया है, तो सही आंसर डी है। अगला, निम्न में कौन सा सही है। टीसी टोटल कास्ट के बारे में पूछा गया है, तो टीसी बराबर होता है टीएफसी प्लस टीवीसी, टोटल फिक्स्ड कास्ट प्लस टोटल वेरिएबल कास्ट, तो बी सही है 19 का। अगला 20 नंबर क्वेश्चन, टीआर ज़्यादा है टीसी से एक स्थिति में, तो टीआर कब ज़्यादा होता है टीसी से, जब असामान्य लाभ की स्थिति होती है। बी ऑप्शन सही है। अगला 21 नंबर क्वेश्चन, एआर कम है एबीसी से, तो बिंदु है, तो कौन सा बिंदु है, समविच्छेद का बिंदु, उत्पादन को रोकने का बिंदु, उत्पादन जारी रखने का बिंदु, इनमें से कोई नहीं। तो एबीसी जब ज़्यादा होता है एआर से, तो उत्पादन रोकने का बिंदु होता है। 21 का सही आंसर बी है। अगला 22 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म अर्जित कर सकती है दीर्घकाल में सामान्य लाभ, दीर्घकाल में असामान्य लाभ, दीर्घकाल में उपसामान्य लाभ, उपरोक्त सभी। तो पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म जो है दीर्घकाल में सिर्फ सामान्य लाभ अर्जित करती है, और दीर्घकाल में सामान्य लाभ अर्जित करने का जो कारण है वह फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश एवं स्वतंत्र बहिर्गमन की स्थिति है। इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता में फर्में दीर्घकाल में सामान्य लाभ अर्जित करती हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म होती है कीमत नेतृत्व करने वाली, कीमत निर्धारक, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म जो होती है वह कीमत स्वीकारक होती है, कीमत स्वीकार करने वाली, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन में दिया ही नहीं है। निम्न चित्र प्रदर्शित कर रहा है, तो यह चित्र क्या प्रदर्शित कर रहा है, यह चित्र जो है प्रदर्शित कर रहा है पूर्ति में विस्तार को। पूर्ति में विस्तार ए ऑप्शन में दिया गया है 24 का। अगला 25 नंबर, LOTAS लोटस किससे संबंधित है, औद्योगिक मंत्रालय से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, वित्त मंत्रालय से, इनमें से कोई नहीं। तो लोटस का संबंध जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बी ऑप्शन में दिया गया है। 25 का सही आंसर बी है। अगला 26 नंबर क्वेश्चन, आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई, 2005, 9, 8, 7। तो आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत वर्ष 2007 में हुई थी। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने 26 बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन किया। यह प्रश्न रिवीजन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं तथा आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे जा सकते हैं।